हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, झूठी एफआईआर यानी जो फॉल्स एफआईआर होती है बहुत ही कॉमन फिनोमिना है और अक्सर देखा जाता है कि समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कोई रंजिशवश, कोई जलसीवश किसी के कारण एक झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है। अब जिसके खिलाफ एफआईआर झूठी दर्ज हुई है वो क्या करे, कैसे झूठी एफआईआर से बचे, क्या कदम उठाए और कहाँ शिकायत करे, ये आज का वीडियो का विषय है, जिसमें आप लोग को जो हम लोग के लॉ के प्रोविज़न है वो पूरे बताए जाएंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो केस ला है जिसमें बताया गया है कि झूठी एफआईआर से आप कैसे बचें, उसके बारे में आपको केस ला बताया जाएगा और उस केस ला में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या कहा है इसको पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा। देखिए, जो क्रिमिनल लॉ होता है, चूंकि एफआईआर का विषय क्रिमिनल लॉ से जुड़ा होता है, तो क्रिमिनल लॉ पर पहले हम लोग का जो लॉ था उसको हम लोग बहुत ही कॉमन नाम से जानते थे, आईपीसी, सीआरपीसी। लेकिन 1 जुलाई 2024 से आईपीसी बदल चुकी है। अब उसका नाम हो गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। और इसी प्रकार 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी का भी एग्जिस्टेंस खत्म होके अब आ गया बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आप लोग को जो झूठी एफआईआर है, फॉल्स एफआईआर है, इस पे ओल्ड सीआरपीसी में क्या प्रोविजन था, ओल्ड सीआरपीसी का जो प्रोविजन था अब बीएनएस में कहां पर आ गया, जो सीआरपीसी में प्रोविजन था 1973 में अब वो बीएनएस में कहां पर आ गया, पूरा केस आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या जो फॉल्स एफआईआर होती है इस पर सिविल प्रोसीजर कोड यानी जिसको हम लोग सीपीसी बोलते हैं उसमें भी कोई प्रोविजन है। तो आज आप लोग पूरा रेडी हो जाइए, सीआरपीसी यानी बीएनएसएस के साथ, आईपीसी यानी बीएनएस के साथ, सीपीसी के साथ, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखें, तो आप लोग को ये पता चल जाएगा कि जो फॉल्स एफआईआर होती है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लॉ के प्रोविजन के तहत आप अगर कदम उठाते हैं तो आप उस झूठी एफआईआर से बाहर भी आ जाएंगे। और इसके साथ साथ जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है उसको आप उससे कंपनसेशन ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। आपके पास ढेर सारे उपचार हैं, ये वीडियो में आप लोग को लास्ट तक बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है वो आप ही लोग के लिए बनाया गया है और इसको एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे के समय में आपके लिए जो भी वीडियो बनेगा वो आप अपने सिस्टम पर बड़े आसानी से देख सकेंगे और इसको समझ सकेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे देखते हैं कि कौन से प्रोविज़न हम लोग के लिए आगे बनाए गए हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर का टेलीग्राम है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे के वीडियो को आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से है, फेसबुक हर्ष बिहारी के नाम से है। तो यानी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पर आपको परीक्षा रिफ्रेशर की फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा मिल सकती है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग रेडी हो जाएं। देखिए, जब कभी किसी के अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर हो जाती है, रजिस्टर एफआईआर हो जाती है, तो आप पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि पुलिस चाहकर भी उस एफआईआर को खत्म नहीं कर सकती, उस एफआईआर को केस नहीं कर सकती। पुलिस का कोई भी हायर ऑफिसर्स को ये पावर नहीं है कि रजिस्टर एफआईआर को केस कर दे। तो इसलिए बेमतलब का आप फॉल्स एफआईआर होने के बाद दौड़ भाग पुलिस ऑफिसर्स के पास मत करिए, क्योंकि उनको पावर ही नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स क्या कर सकता है, कोर्ट क्या कर सकती है, ठीक। हम एक एक चीज आप लोग को बताते हैं फॉल्स एफआईआर पर लीगल रेमेडीज। तो बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग पहले जानते थे ओल्ड सीआरपीसी। इसके साथ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 को डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज, जिसको हम लोग कहते थे ओल्ड आईपीसी। तीसरा हम लोग सीपीसी 1908 को डिस्कस करेंगे और प्लस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, रेडी हो जाइए। देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे कि अगर एक बार किसी के खिलाफ रजिस्टर एफआईआर हो जाती है तो पुलिस का कोई भी ऑफिसर, चाहे जितना हायर अथॉरिटी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कोई भी हो, उसको ये पावर नहीं है कि कंसर्न पुलिस स्टेशन की एफआईआर को पेश कर दे। पुलिस मैक्सिमम कर सकती है कि लॉजिंग ऑफ एफआईआर के बाद वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करके
उस केस का इन्वेस्टिगेशन कराए। अब अगर उसको इनसफिशिएंट एविडेंस मिलता है, यानी कि जो एफआईआर कराई गई है उस पर इनसफिशिएंट एविडेंस मिलता है, अपर्याप्त साक्ष्य मिलता है, तो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट के BNSS में अंडर सेक्शन 189 में फाइनल रिपोर्ट लगा सकता है, जिसको मीडिया और कॉमन वर्ड में कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट। जब हम लोग ओल्ड CRPC पढ़ते थे तो उसमें फाइनल रिपोर्ट की सेक्शन थी 169। यानी पुलिस को केवल इतनी पावर है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अगर उसको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलते हैं, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो वो केवल फाइनल रिपोर्ट लगा सकता है। 189 BNSS 169 ओल्ड CRPC में प्रोविजन था, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट। इससे ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन इस बीच में पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फॉल्स FIR के बाद हम क्या करें। तो देखो, जो फॉल्स FIR के बाद सबसे तगड़ा एक्शन है वो एक्शन है क्वेश्चनिंग ऑफ द FIR। यानी कि आपके पास अगर ये सफिशिएंट एविडेंस है कि ये FIR झूठी है, तो आप उस FIR को समाप्त करा सकते हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन से वो क्राइम नंबर ही खत्म हो जाएगा। इसका प्रोविजन कहाँ मिलता है? इसका प्रोविजन जो हम लोग का नया BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसकी सेक्शन नंबर 528 528, जो हम लोग की ओल्ड CRPC थी, इसमें हम लोग इसको बड़े कॉमन वर्ड में जानते थे 482 CRPC। तो 482 CRPC बदलकर अब हो गई है 528 BNS। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चनिंग ऑफ द FIR के चांस नहीं है तो एंटीसिपेटरी बेल, जो एंटीसिपेटरी बेल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अग्रिम जमानत, तो जो एंटीसिपेटरी बेल होता है वो 438 CRPC में मांगा जाता था पहले, और बड़ा कॉमन था। वो 479 BNSS में आ गया। ये भी अगर प्रोविजन अवेलेबल नहीं हो पाता, रेगुलर बेल की जो डिमांड होती है प्रेजेंट में BNSS में 480 480 में, जो पहले ओल्ड CRPC में था 437 CRPC। देखिए, एक केस ला है, अभी इसको और डिटेल में आएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है 2024 का, अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2024। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइंडिंग दिया कि बहुत सी FIR झूठी होती है, फॉल्स FIR होती है, खासकर जो ओल्ड IPC का 498A था, क्रूरता। जो क्रूरल्टी के सेक्शन थी IPC में 498, जिसको अब प्रेजेंट टाइम में BNS में हम लोग पढ़ते 85। यानी जो क्रूरल्टी है अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85 में है। इसमें यह कहा गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैरिड वुमेन्स अपने हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट ढेर सारे मिसयूज करती है और वो कंप्लेंट, वो FIR कर देती है, झूठी FIR। ये ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आता है डियर स्टूडेंट क्वेश्चनिंग ऑफ द FIR। देखो, जो क्वेश्चनिंग ऑफ द FIR है, जिसको अभी आप लोग को हमने बताया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को प्रेजेंट टाइम में सेक्शन 528 में BNSS में है। इस पर एक केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल एंड अदर्स, AIR 1990 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR को क्वेश्चन करने के कुछ ग्राउंड्स हैं, जिसको हाई कोर्ट को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पहला, अगर हाई कोर्ट के कॉग्निजेंस में आता है कि ये FIR झूठी है, फॉल्स है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ये मैटर सिविल मैटर है, सिविल मैटर होने के बावजूद जबरदस्ती करके, ठीक है ना, मैं एविडेंस को मैनिपुलेट करके कंप्लेनेंट ने इसको क्रिमिनल केस बनाकर FIR कर दिया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की मान प्रतिष्ठा केवल धूमिल करने के लिए किया गया है, उसकी समाज में जो रिपुटेशन है वो गिर जाए, तो क्वेश्चन किया जा सकता है। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति को एक्यूज बनाया गया है वो पर्सन अकरेंस वाले दिन अकरेंस प्लेस पे था ही नहीं, उसका वो प्रॉपर एविडेंस देता है, जिसको हम लोग प्लिया फेलिबाई कहते हैं, तो FIR को केस किया जाए। देखिए, अगर FIR एक बार ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर से केस हो गई, तो इसका सबसे बड़ा रिजल्ट मिलता है कि थाने से, कंसर्न पुलिस स्टेशन से उस क्राइम नंबर को ही खत्म कर दिया जाता है। जब क्राइम नंबर ही खत्म हो गया, तो ना तो उसका कोई इन्वेस्टिगेशन, ना तो कोई बेल, ना तो कोई ट्रायल, पूरा जल्द से वो मामला खत्म हो गया। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये आता है कि अगर FIR जो हुई है
आपने उसको फॉल्स प्रूफ कर दिया, आपने उसको फॉल्स प्रूफ कर दिया। कैसे कैसे फॉल्स है? पहला है, पुलिस ऑफिसर ने खुद ही फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। फाइनल रिपोर्ट का मतलब है कि इनसफिशिएंट एविडेंस है, ये एफआईआर फॉल्स थी। दूसरा, आपने एफआईआर को पेश करा दिया, जो अभी हमने आपको बताया। तीसरा यह है कि मान लीजिए आपको ट्रायल फेस करना पड़ा, और ट्रायल फेस करने के बाद आपको ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल कर दिया। ये सारी कंडीशन ये बताती है कि एफआईआर झूठी थी। तो जब एफआईआर झूठी थी तो जो आपकी मान प्रतिष्ठा घटी, आपने ट्रायल को फेस किया। ट्रायल फेस करना 8 साल, 10 साल, 5 साल, वो भी एक तरह की सजा है। आपको हर डे पे जाना पड़ता है, आपको पूरा दिन उसमें लगना पड़ता है, मानसिक रूप में तनाव आपके पास रहता है, आपको प्राइवेट एडवोकेट रखना पड़ता है, आपको एडवोकेट की फीस देनी पड़ती है, आप किसी रोजी रोजगार में या गवर्नमेंट जॉब में आपको छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ये जो सब आपको कष्ट हुआ और ये प्रूफ हो गया कि एफआईआर झूठी। अब आपके पास ध्यान रखिए, अगर किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज कराया है तो दर्ज कराने वाला परेशान हो, दर्ज होने वाला परेशान न हो। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो, बिल्कुल न चिंतित होइए। आपको तो आज ढेर सारे प्रोविजन बताए, चिंता तो उसको करनी है जिसने आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया। अब आपका मामला झूठा साबित हो गया, तो पहला यह है कि आप उसके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करिए डिफेमेशन की, अंडर सेक्शन 356 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, जो ओल्ड सीआरपीसी, ओल्ड आईपीसी के सेक्शन 500 थी, मानहानि का कंप्लेंट केस। दूसरा यह है कि आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सिविल सूट के रूप में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं विद्वेषपूर्ण अभियोजन का वाद चला सकते हैं। तीसरा, आप अंडर सेक्शन 19 धारा 19 सीपीसी, ध्यान से सुनिए, धारा सेक्शन 19 सीपीसी, ए प्लेंटिफ कैन फाइल ए सूट ऑफ कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन। आप एक्यूज थे, आप एक्विटल हो गए हैं, तो अब आप बनोगे क्या? प्लेंटिफ सिविल सूट पे। तो आप फाइल करोगे सूट कि ये जो मुझे कंपनसेशन दिलवाया जाए, जो डिफेंडेंट है उसने रॉन्ग डन किया है। इसके बाद ये कहा गया अंडर सेक्शन 248 248 बीएनएस, जो पहले ओल्ड आईपीसी की सेक्शन 211 थी, इसमें आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और फॉल्स एफआईआर पर अगर जिसने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी झूठी, जो प्रूफ हो गई है, 5 वर्ष का कारावास या 2 लाख रुपया जुर्माना या दोनों का दंड दे सकता है ट्रायल कोर्ट। किसको? जिसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई। अगर झूठी एफआईआर जो दर्ज हुई थी वो 10 वर्ष तक के कारावास वाले मामले की थी, तो ऐसे कंडीशन में झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले को 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा भी देनी पड़ेगी। तो देखिए, ये घबराने की जरूरत नहीं है, झूठी एफआईआर पर आपके पास ढेर सारे प्रोविजन हैं। डे स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो ओल्ड आईपीसी, ओल्ड सीआरपीसी, ओल्ड एविडेंस था, वो खत्म हो चुका है। उसके जगह पर आप लोग को बताया जा चुका है कि बीएनएस आ चुका है, बीएनडबलएस आ चुका है, और बीएसए की जगह पर इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए आ गया। तो सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आपके लिए 3 in 1, यानी एक ही किताब में आपके लिए एमसीक्यू दे दिया है बीएनएस पर, बीएनडबलएस पर, बीएसए पर। और ये ध्यान रखिएगा, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, डिग्लॉट एडिशन है। आपको इसमें 600 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में हिंदी में मिलेंगे, 600 क्वेश्चन अंग्रेजी में मिलेंगे, 1200 क्वेश्चन एक जगह पर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। एक तो स्टूडेंट आप लोग के लिए ये पब्लिश किया। जो स्टूडेंट ऑल इंडिया बार का एग्जाम दे रहे हैं, जो 24 नवंबर को है, उनको वो एमसीक्यू वाली बुक तो लेनी पड़ेगी, नया क्रिमिनल लॉ का, और इसके साथ ऑल इंडिया बार के एग्जामिनेशंस के लिए गाइड पब्लिश हुई है। तो आपको एमसीक्यू वाली बुक प्लस ऑल इंडिया बार दोनों को मंगा के पढ़ना है। तो आपका जो टारगेट है कि अगर आप जनरल ओबीसी है तो 45 नंबर मिनिमम पाना है, अगर आप एससी और एसटी हो तो आपको 100 में से 40 नंबर पाना है। तो अगर आप क्रिमिनल लॉ वाली एमसीक्यू और ऑल इंडिया बार की गाइड को पढ़ते हैं तो डियर स्टूडेंट आपको कम से कम 70 के ऊपर नंबर मिलेंगे, इसलिए कि आप अच्छे एडवोकेट के रूप में स्थापित हो सके। अब देखिए, जो लोग ये मटेरियल है, इसके साथ आप लोग के लिए मेंस के लिए भी रेडी किया गया है बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, आपको इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, हिंदी वालों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, और एक एक बुक में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे आपके लिए क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जामिनेशन में। जैसे छत्तीसगढ़ का हायर जुडिशियल हो रहा है,
डायरेक्ट मेंस हो रहा है, वहां पे नए क्रिमिनल्स लाएंगे, तो इस बुक को आप पढ़ लीजिए, वहां पर आपको न्यू क्रिमिनल्स ला करने में आसानी मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इस बुक को कैसे मंगाएं? इसके लिए आप लोग के लिए चाहे एआईबी की बुक हो या क्रिमिनल लॉ की एमसीक्यू हो या क्रिमिनल लॉ का मेंस का हो, ये 2 व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको अपना आधार कार्ड, अपना पोस्टल एड्रेस भेजना पड़ेगा कंप्लीट, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड नंबर। तो जब आपका आ जाएगा तो कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा। कोचिंग का क्यूआर कोड जाने के बाद फिर आपको रजिस्टर्ड पार्सल से आपका स्टडी मटेरियल आपके द्वारा बताए गए एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा। हर स्टेज पर सर ने, सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे, और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है। इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा रही थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।